एक अंतिम सवाल है कि आपने हमेशा से एक बिहार के लिए चिंतित रहे हैं। आगे आने वाले भविष्य में क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव में बेस्ट हैं या फिर संतोष मान जी? क्योंकि संतोष मान जी पढ़े लिखे भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जनबल के कारण उनकी ये देखिए, ये डेमोक्रेटिक फॉल्ट है। डेमोक्रेटिक फॉल्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी के आधार पर निर्णय नहीं होता है। यहाँ पर जातीय समीकरण देखा जाता है, तो जातीय समीकरण में संतोष फिट नहीं बैठता है। संतोष से ऐसा युवक होगा वो ज़बरदस्ती बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। आज जिस प्रकार से ज़बरदस्ती बिहार का मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में तेजस्वी हैं, उस प्रकार से वो आ सकता है। और नहीं तो ऐसे चांस है, हो सकता है लोगों के दिमाग में कुछ बात आवे, कुछ ऐसे राजनीतिक परिस्थितियाँ आवे तो बनाया जा भी जा सकता है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हम पार्टी के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों महागठबंधन से नाराज चल रहे थे। हालांकि उन्हें मनाने के लिए नीतीश कुमार के खास मंत्री विजय चौधरी जीतन राम मांझी के आवास पहुंचे, जहां उनसे मुलाकात कर उनके मन में जो भी चीज़ें थी उन्हें उसे दूर करने का काम उन्होंने किया। हालांकि इस विषय पर जीतन राम मांझी ने कहा कि ऐसी कोई बातें नहीं थी, लेकिन और भी कई सवाल थे जब जीतन राम मांझी से किया गया है। तो क्या कुछ उनका कहना है, छोड़े जाते हैं उन तमाम वीडियो के साथ। 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक पटना में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल के कहने पर हो रही है। और आप जानते हैं कि बिहार परिवर्तन की धरती रही है। चाहे 1857 की लड़ाई का मामला हो, सर्वप्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई हो, या फिर संपूर्ण क्रांति की बात जब प्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो, तो उसी प्रकार से आज जब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के कुछ कारनामों के चलते लोग समझते हैं कि उनकी सरकार नहीं रहे। जैसे 8 वर्ष हो गए तो 8 दूनी 16 करोड़ नौकरियां खोज रहा है लोग। कहाँ है नौकरियां? उन्होंने 400 रुपये गैस सिलेंडर था, 1350 रुपये गैस सिलेंडर बिक रहा है। लोग खोज रहा है। चाहता है लोग किसानों का आमदनी दुगना करेंगे, तो किसान आज अपने अनाज लेकर के इधर उधर जा रहा है। ऐसे सवाल हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग पूछता है कि एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर ने उनको आरक्षण दिया था संविधान के दायरे में, उस संविधान को दायरा को तोड़ करके आज हर सेवाओं को प्राइवेट सेक्टर में ले जा रहे हैं, तो वहाँ आरक्षण नहीं है। तो आरक्षण तोड़ना और संविधान को मरोड़ करके पेश करना, ये सब प्रश्न लोग पूछते हैं उनसे या पूछेंगे। तो इसलिए वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है आवें। लेकिन जहाँ तक 12 जून की बात है, नीतीश कुमार के द्वारा जो बैठक आहूत की गई है और इसमें देश के करीब करीब कुछ अपवाद छोड़ करके सभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छा प्रयास है, इसको हम अच्छा मानते हैं और नीतीश कुमार का ये प्रयास के लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। और एक बैठक से नहीं होगा, 2, 3, 4 बैठकें होगी। अगर बैठकों की दौर में सफलता मिल गई कि विपक्षी दल के लोग एक हो गए, तो माना जाएगा कि इसका आर्किटेक्ट नीतीश कुमार हैं, जो बिहार के लिए गौरव की बात होगी। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार अपने को प्रेषित नहीं कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, लेकिन वर्तमान भाजपा नीति सरकार से निजात देने के लिए, देश को मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सवाल एक हमारा है कि आप नीतीश कुमार के बेहद करीब रहें, बेहद खास रहें। एक समय था आप मुख्यमंत्री के पद पर भी रहें, आप किसी भी दल में रहे हों, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग आप हमेशा करते रहें। क्या लगता है कि अब तो ऐसे में एक बार फिर से नीतीश कुमार से आपने मांग की कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने? क्योंकि अब सभी का सलाह ऐसा होता है कि बातों को रखें प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म बननी चाहिए। ऐसे में तो नीतीश कुमार का कार्यशैली अभी क्या है? हाल में जगदानंद बाबू के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी हमारे दल से। राजेश्वर मांझी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शेड्यूल कास्ट का,
और प्रत्याशी रहे हैं फुलवारी से एमएलए का, वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस बैठक में भी उन्होंने मांग किया कि हमारे जो संरक्षक हैं बार बार कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। उस पर जनता दल यूनाइटेड और जदयू छोड़ करके बाकी सभी लोगों ने हामी भरी कि एकदम ठीक बात कही जा रही है कि कोई भी नीति निर्धारण हो, कोई भी काम किया जाए तो एक कमेटी है उसके माध्यम से हो। तो कहने का मतलब वो मांग आज भी हमारे साथ है, हम मांग करते हैं। मानना ना मानना उन लोगों के ऊपर है। जब भी हमारी बात होगी तब भी हम मानेंगे। एक का निर्णय नहीं होना चाहिए, 7 का निर्णय होना चाहिए। हम लोग 7 दल के लोग हैं, तो इसलिए वो मांग आज भी है। तो क्या लगता है नीतीश कुमार से मिलना अब संभव लग रहा है आपको? मिलना? क्या मिलना? जैसे नीतीश कुमार के कार्यकाल को कैसे आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नेता के इर्द गिर्द नीतीश कुमार घिरे रहते हैं, नेता अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, आप भी ऐसा महसूस करते हैं सर? देखिए, ये होल संभव करना चाहिए। खामियां होती है, चंद्रमा है तो चंद्रमा में कालिमा लोगों को दिखती है, लेकिन बहुत लोग होते हैं उसके उज्ज्वलता को, उसकी सुंदरता को देखते हैं। हंस होता है, वो दूध में पानी मिला होता है तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो उसी प्रकार से कोई भी आदमी पूर्ण नहीं होता है। 1-2 साल का काम होता है एक बात है, 18 साल तक इसने काम किया है। हो सकता है बहुत सी गलतियां हो सकती है, हम भी मानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे काम है जिसका उदाहरण बहुत कम मिलता है। हम आज 1980 से राजनीति में हैं। हम लोग गांव में रहने वाले में से हैं। गांव में रात में एकाएक नींद टूट जाती थी, क्या हल्ला हो रहा है, बिजली आई बिजली आई बिजली आई। खेतों की किसान लोग दौड़ जाते थे और अपना अपना काम करते थे। आज की स्थिति है कि 24 घंटा में 22 घंटा बिजली मिलती है। गांव में कूलर, पंखा, एसी सब लगाना शुरू कर दिया है। और नहीं तो पहले मोबाइल चार्ज करने के लिए प्रखंड मुख्यालयों में जाते थे। तो ये नीतीश कुमार का देन है, नीतीश कुमार की सरकार का देन है। आज हम 1980 से विधायक और मंत्री रहे हैं। हम साहेबगंज के इंचार्ज मिनिस्टर हुआ करते थे तो जाने में 1.5 दिन लगता था। हम सुपौल और मधेपुरा के इंचार्ज मिनिस्टर होते थे, जाने में 1 दिन, आने में 1 दिन बनते 3 दिन लगता था। आज दिन भर में जाना और दिन भर में आना और मीटिंग करके चल आते हैं। माने सड़कें ऐसी है कि 5 घंटा में बिहार के कोई कोना से कहीं राजधानी में आ सकता है। ये उनका देन है, इसको कोई टाल नहीं सकता। दूसरी चीज़ है, स्कूलों में जो सीजन होता था 12% बच्चे नहीं आते थे, आज 1 पॉइंट से कम हो गया है। तो ये उनका देन है। कहने का मतलब ये है। और फिर बहुत बड़ा कोई दंगा फसाद जो हुआ करता था पहले, आज उस प्रकार का कास्ट वार, क्लास वार, कम्युनिटी वार नहीं हुआ है। एक आध को अपवाद छोड़ के ये सब बतलाता है इनकी कार्यकुशलता को। और ऐसे तो कहा कि खोदने पर बहुत सी बातें निकल जाती हैं। हम भी बोलते हैं, हम भी सुधार के लिए बोलते हैं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं होना। जैसे बालू नीति है, शराब नीति है, ये सब पर हम भी बोलते हैं। बहुत सा गड़बड़ियाँ होती है करप्शन की, उस पर हम भी बोलते हैं। लैंड सेटलमेंट की बात आती है, नहीं हुआ है, हम भी बोलते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं कि इन बातों के चलते नीतीश कुमार को हम नकारा घोषित कर दें, ये नहीं हो सकता। इसलिए एज ए होल संभव करेंगे तो नीतीश कुमार का काम अच्छा रहा है। एक अंतिम सवाल है कि आपने हमेशा से एक बिहार के लिए चिंतित रहे हैं, आगे आने वाले भविष्य में क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव में बेस्ट हैं या फिर संतोष मान जी? क्योंकि संतोष मान जी पढ़े लिखे भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जनबल के कारण उनकी ये? देखिए, ये डेमोक्रेटिक फॉल्ट है। डेमोक्रेटिक फॉल्ट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्वालिटी के आधार पर निर्णय नहीं होता है। यहाँ पर जातीय समीकरण देखा जाता है। तो जातीय समीकरण में संतोष फिट नहीं बैठता है, जातीय समीकरण में तेजस्वी फिट बैठते हैं।
रही बात है अदर लोग, तो अदर लोग भी कहीं न कहीं कुछ अपना हिसाब बैठाते हैं। उस लाइन पर हम संतोष कुमार का भविष्य नहीं देखते हैं। हाँ, जीतन मांझी का भी कोई भविष्य नहीं, लेकिन ये समझ करके कि हम यूटिलाइज़ करेंगे जीतन मांझी को, बना दिया गया और जब काम करने लगा तो पेट में दर्द हुआ तो हटा दिया गया। तो उसी परिस्थिति आ सकती है। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट है, गया कन्वेंट कॉलेज का प्रोफेसर है, वो यूनिसेफ में 8 बरस काम कर चुका है, अच्छा ओरेटर है, सब कुछ है, लेकिन उसके जो जात है, समीकरण है, वो तो हम 4% पर हैं, 5% पर हैं। और तेजस्वी के जात की संख्या कहते तो लोग हैं 17, लेकिन 13% हम मानते हैं। तो उसी प्रकार जिस दिन जीतन मांझी का या संतोष मांझी का 4% जनसंख्या है, ये मिनिमाइज करके रखा गया है। उसके वोटर लिस्ट में नाम, जनसंख्या में शुमार में सब में कैंची मारी जाती है, और इसके चलते नहीं तो आज कहा जा सकता है कि 12-13% इसकी जनसंख्या है, और लिटरेसी रेट इसका 7% है। दूसरे का लिटरेसी रेट 60 और 70% है। जिस दिन इसी लिटरेसी रेट बढ़ जाएगी 60%, उस दिन संतोष के से ऐसा युवक होगा वो ज़बरदस्ती बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। आज जिस प्रकार से ज़बरदस्ती बिहार के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में तेजस्वी हैं, उस प्रकार से वो आ सकता है। और नहीं तो ऐसे चांस है, हो सकता है लोगों के दिमाग में कुछ बात आवे, कुछ ऐसे राजनीतिक परिस्थितियाँ आवे तो बनाया जा भी जा सकता है, लेकिन हम बहुत श्योर नहीं हैं। भविष्य को लेकर आखिर तब क्यों लगता है? अब क्या आपका पूछना है? अब क्यों इतने लगता बता- है? क्योंकि आपका कहिए जो क्या? संघर्ष रहा है, आपका संघर्ष जो रहा है, वो सब लोग देखे हैं। संघर्ष से कोई नहीं लग होता है। संघर्ष में रहते सब कोई आज कहता है कि जीतन मांझी 4 महीना और मुख्यमंत्री रहते तो कुछ न कुछ हो जाता। कहने तो आपने नहीं कई होगा। चीजों का खुलासा भी किया था, घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, वो सब कुछ है, तो आपने तो बहुत इसीलिए तो गए। अगर हम घोटाला नहीं करते, अगर मुँह सुहाती बात करते रहते तो हम और मुख्यमंत्री बने रहते। लेकिन सच कहा, जयप्रकाश जी ने कहा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। तो आज वही है, आज नीतीश कुमार के साथ रहते भर में बहुत सी बातें ऐसी होती जो दू टोक बोल देते हैं, तो अच्छा उनको नहीं लगता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस दिन यथार्थ को समझने वाले लोग हो जाएंगे, उस दिन कहा जा सकता है कि जो नीति पर चलने वाला है, जो योग्य है, उसको आज मौका मिलेगा। और यही कारण है कि चर्चिल ने कहा था कि डेमोक्रेसी मूर्खों का राज होता है। यहाँ 51% जिसका है वोट होगा, 49% अपना गायब होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। कई सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट के साथ। धन्यवाद।